नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी की क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारे जो कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं, रेलवे के ले लो, एसएससी के ले लो, उसमें साइंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और साइंस में मैं बात कर लूँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो वो रहती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा है। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आने के साथ-साथ में जो लेवल होता है ना, वो काफ़ी टफ होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज से हमारी बायोलॉजी की क्लासेस। बायोलॉजी की पहली क्लास रहने वाली है और स्टार्ट करने वाले हम टॉपिक सेल से। सेल से क्यों स्टार्ट करने वाले हैं? इसका एक रीजन ये भी है कि आप सबको पता होगा कि जो हमारी जो बॉडी है ना, वो सेल से बनती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहला टॉपिक सेल लिया है। जो कि हमारी नींव को नहीं पता होगा तो हमें फिर उससे आगे पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए हमारी क्लासेस सेल। अब बात करते हैं सेल होता क्या है। ये तो आप सबने डायरेक्टली बहुत ही सारी बुक में पढ़ लिया होगा कि सेल मृत कोशिका तब पाई गई, जीवित तब पाई गई, कॉर्ड में देखी गई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हम सबसे पहले हम समझते हैं सेल होता क्या है, चीज क्या है सेल। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के जरिए। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि ये जो है ना, ये एक क्या होता है, ये एक कोशिका नाम का एक शहर होता है। हम मान लेते हैं एक बार क्या एक कोशिका नाम का शहर होता है। अब जब शहर हो गया तो शहर की राजा महाराजा क्या करते हैं, बाउंड्री करवाते हैं। तो ये एक बाउंड्री हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब उसके बाद में क्या आएगा, ऑफ कोर्स एक राजा होता है वहां का। तो कोशिका के अंदर भी एक राजा का काम करता है, जिसको बोलते हैं हम केंद्रक। क्या बोलते हैं उसको, केंद्रक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो पूरी सेल होती है ना, वो कंट्रोल की जाती है और यहीं पर डीएनए पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। अब जैसे कि इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसका क्या निर्माण होता है, वो हमको ना एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसमें राइबोसोम होता है जो कि हमको प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ऐसे ही एक साइटोप्लाज्मा जो इसमें भरा होता है, जो खाली जगह होती है ना, उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं, जहां पर सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो इससे समझे कि ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, वो कहाँ होती है, एक सेल के अंदर होती है। इसको बोलते हैं सेल। इस सबको मिलाकर के सेल बनता है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका होती है। इस कोशिका से बन पहले होती है सेल, जिसको हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक। ऊतक से मिलकर बनता है अंग। अंग से मिलकर बनता है क्या, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से मिलकर बनता है जीव, ये ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बनने का, देख लीजिए अब एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की परिभाषा की। सेल की परिभाषा होती क्या है। तो देखो सेल, ये तो सबको पता होगा कि सेल जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, सबसे छोटी होती है। और इकाई कौन सी होती है, सबसे छोटी इकाई होती है वो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। अब बात करते हैं कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं। यदि हम बात करें संरचनात्मक की दृष्टि से, तो संरचनात्मक मतलब बॉडी का बनना। क्या होता है संरचना, मतलब स्ट्रक्चर, मतलब बनना। तो इसका मतलब होता है बनना, बनना। और बात करते हैं क्रियात्मक, इसका मतलब होता है बॉडी को चालू कराना, मतलब रन रखना, चालू चालू कंडीशन में रखना। तो सेल का दोनों काम होता है, बना के भी रखती है और चलाती भी है, इसलिए इसको कहते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। कंफर्म यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कहाँ पाई गई है सबसे पहले। यदि हम सबसे पहले बात करें, तो इसको रॉबर्ट हुक ने पाया था सबसे पहले, मृत कोशिका को कॉर्क में। इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन, बहुत बार पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो किस प्रकार की कोशिका थी, वो थी मृत कोशिका, डेड सेल्स। मृत कोशिका थी, ये कहाँ पाई गई, कॉर्क में। अब बात करते हैं कॉर्क क्या चीज है भाई। देखो कॉर्क को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पेड़ होते हैं ना, पेड़, पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की छाल उछल जाती है। ठीक है, अब वो कुछ काम की नहीं रहती। ठीक है, वेस्टेज। तो ऐसे ही उसी छाल के अंदर उसको बोलते हैं हम कॉर्क। उसमें पाई गई थी क्या, मृत सेल। किसने की थी,
रॉबर्ट हुक ने। अब बात करते हैं तो जीवित सेल की बात कर लेते हैं। जीवित सेल की खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। अगर मैं बता दूं आपको, ये वही ल्यूवेनहॉक ने जिन्होंने किसकी खोज की थी? जीवाणु की। ठीक है, इन्होंने आगे चल के किसकी खोज की थी? जीवाणु की भी खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है, अब उसके बाद में एक कोशिका का सिद्धांत दिया गया, जिसको दिया था किसने? स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका का अध्ययन दिया था स्लाइडन और स्वान ने 1838 और 1839 के अंदर। उसमें उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी या फिर हम कहते हैं कोई भी शरीर होता है, वो सेल से मिलकर बना होता है। कि मतलब बहुत ज्यादा सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी को बनाते हैं। बहुत ज्यादा सेल मिलके बॉडी को बनाते हैं। अब लेकिन उनका सिद्धांत क्या होता? फेल हो गया था। क्यों हो गया था? ये नहीं बता पाए थे कि ये सेल आते कहाँ से हैं। बनता है वो अच्छी बात है, बट हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये सेल आ कहाँ से रहे हैं। इसके लिए कौन आए? इसके लिए फिर आते हैं आगे विर्चो। विर्चो इन्होंने कहा था, कब? 1855 में कहा था कि जो पुरानी सेल होती है ना, पुरानी सेल, उन्हीं पुरानी सेल से क्या बनता है? नया सेल बनता है। पुरानी सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों यदि हम बात करें सेल की सबसे छोटी सेल कहाँ पाई जाती है, सबसे बड़ी सेल कहाँ पाई जाती है, तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि जो सबसे छोटी सेल होती है, सबसे छोटी सेल पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। कहाँ पाई जाती है? ओके, लेट मी राइट। वो पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। अगर हम बात करें सबसे बड़ी सेल कहाँ पाई जाती है, तो सबसे बड़ी सेल पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन है, वैसे हमको सबको अधिकतर पता होता है इनका, तो वो पाया जाता है शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है, अब बात करते हैं मनुष्य में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी जो सेल होती है वो कहाँ पाई जाती है। यदि हम बात करें सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ी पाई जाती है अंडाणु के अंदर। अगर हम बात करें सबसे छोटी की, तो सबसे छोटी पाई जाती है शुक्राणु के अंदर। और अगर हम बात करें लंबी की, तो लंबी जो होती है वो पाई जाती है तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अब मैंने यहाँ पर ना, जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब बात करते हैं एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनमें केवल एक सेल पाई जाती है। कितनी सेल पाई जाती हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाई जाती है। उनको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। अब इनके उदाहरण क्या है? तो उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। एक तो अमीबा है, पैरामीशियम है और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। इसका शॉर्टकट फॉर्म आप ऐसे याद कर लीजिए। इसको इसको ए बोल दीजिए, इसको पी बोल दीजिए और इसको के बोल दीजिए। एपीके, एपीके। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। सिंपल। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनमें एक से ज्यादा पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, जिनमें दो या दो प्लस सेल पाई जाती है, उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, इंसान और डॉग वगैरह होते हैं। ठीक है, ओके। अब इससे आगे हम बात करने वाले थे वैसे तो प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो प्रोकैरियोटिक जीव और जो यूकैरियोटिक जीव है ना, इनका जो डिफाइन है ना, वो मैं करूँ जब हम सेल के सारे पार्टों को कंप्लीट कर लें। क्योंकि बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। बट हमको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से पार्ट हैं और इन पार्टों का काम क्या है। आखिर में यूकैरियोटिक में क्यों नहीं पाए जाते? या फिर मैं कहूँ कि पाए जाते हैं तो क्यों पाए जाते हैं इसमें? तो हमें पता होना चाहिए पहले पार्टों के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं, उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कोशिका संरचना से। किससे? कोशिका संरचना से। तो कोशिका का जो संरचना है ना, वो तीन प्रकार से मिलकर बनी होती है दोस्तों। सबसे पहले आता है उसमें कोशिका की बाहरी झिल्ली, बाहरी परत आती है। उसके बाद उसमें एक केंद्रक होता है और उसके बाद में जो साइटोप्लाज्मा होता है, जो कि उसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं, तो इसको साफ कर लूँ मैं जल्दी से, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कोशिका संरचना के ऊपर। ओके तो दोस्तों, तो क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। अब बात करते हैं हम कोशिका संरचना के बारे में। तो कोशिका जो संरचना होती है वो बेसिकली 3 फैक्टरों से मिलकर बनती है। उसमें पहला आता है कोशिका झिल्ली, जिसको कोशिका कला भी बोलते हैं। दूसरा आता है केंद्रक और तीसरा आता है क्या? यस, कोशिका द्रव्य, जो कि केंद्रक हो गया और केंद्रक केंद्रक हो गया। केंद्रक के चारों ओर जो कोशिका झिल्ली हो गई, उसके बीच में जो पाया जाएगा उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले की, जो उसको बोलते हैं हम कोशिका कला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कोशिका संरचना, जो कि 3 प्रकार से बनती है, कोशिका कला, केंद्रक और कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका कला हो गई, केंद्रक हो गया, द्रव्य हो गया। बात करते हैं हम कोशिका कला की। तो कोशिका कला क्या होता है? तो कोशिका कला क्या होता है? जो कोशिका होती है, सेल होता है ना, सेल सेल की जो बाहरी दीवार होती है, बाहरी दीवार, उसको हम बोलते हैं क्या? कोशिका कला। अब जो जो कला होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, हम उसको बेसिकली कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। वो 3 आवरण की होती है। कितनी आवरण की होती है? 3 आवरण की होती है। यदि मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं बात करूं ये सेल है, तो ये कितनी आवरण की होगी? ये होगी हमारी 3 आवरण की। ये ऐसे 3 आवरण होते हैं। इतने इतना गैप नहीं होता है इनमें बेसिकली, ये सिर्फ़ मैंने बनाया है इतना, अदरवाइज़ सेल में इतना गैप नहीं होता, वो चिपके हुए होते हैं, ठीक है? तो जो पहली परत होती है वो वसा की बनी होती है, दूसरी परत होती है वो, पहली परत प्रोटीन की बनी हुई होती है, दूसरी परत होती है वसा प्लस फॉस्फोलिपिड। पहली परत प्रोटीन की होगी, दूसरी परत होगी वसा प्लस फॉस्फोलिपिड की, और जो तीसरी जो परत होगी वो भी प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है? ये वाली परत भी प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है जीव द्रव्य की रक्षा करना। जी हाँ दोस्तों, जो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा हुआ होता है ना, इसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, ठीक है? तो उसकी रक्षा करना है, किसका काम होता है? वो होता है कोशिका कला का। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम होता है उसका? इसके अलावा होता है जो हमारी जंतु कोशिका होती है ना, उसका आकार निश्चित रखना। जंतु जो कोशिका होगी ना, उसका आकार निश्चित रखती है। कौन? कोशिका कला, बिल्कुल है। अगर यही कला, यही कोशिका झिल्ली इधर से उधर हो जाएगी, तो कोशिका जो जंतु कोशिका है उसका आकार परिवर्तन हो जाएगा। भाई देखो, ये चीज़, कोई भी चीज़ यदि एक बार इस सांचे के अंदर है, ठीक है? जब तक इस सांचे के अंदर, जब तक वो ऐसे सांचे की रहेगी, जब सांचा ऐसा हो जाएगा, तो वो ऐसे हो जाएगी, सिंपल सा। तो इसका एक कार्य क्या हो गया? जीव द्रव्य की रक्षा करना। दूसरा कार्य हो गया जंतु कोशिका को एक आकार प्रदान किए रखना, ठीक है? ये हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो कोशिका कला होती है ना, ये पाई जाती है जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में, दोनों में पाई जाती है। बट जो पादप कोशिका में होती है ना, वो पाई जाता है क्या? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है कोशिका भित्ति, ना कि कोशिका कला। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जो कि बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है? सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। बेसिकली ये नाम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एग्ज़ाम में हमेशा आता है। ऑप्शन में आएँगे आपको कि जो को पादप भित्ति होती है, वो किसकी बनी नहीं होती है। सत्य कथन ढूँढो, तो इनमें से उनके नाम होंगे। तो ये ना हमारे माइंड में आने चाहिए। और आपको पता होगा आज एग्ज़ाम का लेवल क्या होने वाला है आजकल। एग्ज़ाम में ना 4-5 क्वेश्चन आते हैं। जो आंसर होता है ना, वो हमारी आँखों के सामने होता है, बट हम उसको देख नहीं पाते बस। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको बताना होगा कि ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए, बी, सी सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो आँखों के सामने आंसर है, बट हमको बेसिकली पता होना चाहिए क्या होने वाला है, ठीक है? अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर, जो कि कोशिका संरचना का दूसरा जो मेन है, वो है केंद्रक। केंद्रक। जी हाँ दोस्तों, अब केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी नहीं बना है कभी कि उस केंद्र की खोज किसने की थी। क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बनता है देखो यहाँ पे, कि जो जंतु कोशिका में होती है ना, जो केंद्रक होता है, वो जंतु कोशिका में मध्य में होता है। मध्य में। कैसे? आइए देखते हैं। कि जैसे कि ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है? ये सेल है, ये है जंतु कोशिका की, और ये सेल है, ये है किसकी? पादप कोशिका की। तो जंतु कोशिका में तो ये मध्य में होता है, बिल्कुल सेंटर पे होता है केंद्रक, ये केंद्रक हो गया, ठीक है? लेकिन पादप कोशिका में कहाँ होता है? ये परिधि के
किनारे होता है, परिधि के किनारे होता है। ये इनकी स्थिति है, केंद्र की स्थिति है जंतु में भी और पादप सेल में भी, याद रखना। अब बात करते हैं कि चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है इसके अंदर। इसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होता है। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर। जो केंद्रक होता है ना, इसके अंदर दोहरी झिल्ली होती है। एक तो होती ही है, इसके ऊपर एक और झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली का होता है, ठीक है। इसके अंदर ना क्रोमोटीन पाए जाते हैं। क्रोमोटीन, क्रोमोटीन क्या होते हैं? क्रोमोटीन बेसिकली बहुत ही पतले रेशे के समान धागे होते हैं, मतलब रेशे ही होते हैं पतले से, ठीक है। जो कि जब हमारा जो पतले धागे होते हैं, जो कि कोशिका विभाजन के समय क्या बन जाते हैं? गुणसूत्र बन जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्या बन जाते हैं? गुणसूत्र बन जाते हैं। उसके बाद इनमें क्या हो जाता है? उसके बाद में डीएनए, आरएनए इसी में पाए जाते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए, ठीक है। इसीलिए जब डीएनए यहाँ पर पाया जाता है तो डीएनए की वजह से ही इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेल ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जो कि पूरी सेल को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। गुणसूत्र तो पता है आपको, बिना गुणसूत्र के कुछ भी संभव ही नहीं है। जब गुणसूत्र यहाँ से बनेगा तो पूरा जो सिस्टम रहेगा ना वो केंद्रक रहेगा। केंद्र खत्म, सिस्टम हैक, सब खत्म। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो जंतु कोशिका का ये सबसे बड़ा अंग है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है? केंद्रक होता है। और अब बात करते हैं कि इसका ना दो ऐसी सेल हैं जिसमें इसका अभाव पाया जाता है। कौन कौन से सेल हैं? वो सेल होती है परिपक्व आरबीसी। जब मैच्योर आरबीसी हो जाती है ना, मैच्योर आरबीसी, बिल्कुल आरबीसी मैच्योर हो जाती है, उस टाइम पर उनमें डीएनए, उनमें सॉरी केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद एक और यदि हम बात करें पादप की, ये तो ह्यूमन बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में आरबीसी पाई जाती है। अगर हम बात करें पादप जंतुओं की, तो पादपों में क्या होता है? परिपक्व चालनी नलिकाओं में इसका क्या होता है? अभाव होता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाता है किसको? केंद्रक को बोला जाता है। क्योंकि केंद्रक से ही राइबोसोम की उत्पत्ति होती है। ये हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। बस इतना से याद रखना अभी, जो राइबोसोम होता है ना, वो राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाता है। क्या? केंद्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? ये जब वीडियो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, केंद्र के चारों ओर झिल्ली होती है। तो झिल्ली और केंद्रक, इनके बीच में अगर हम बात करें, देखो ये केंद्रक होगा के से, ये केंद्रक होगा के से, ये होगा मेम्ब्रेन, झिल्ली होगी। तो इन दोनों के बीच में जो भी द्रव पाया जाएगा ना, साइटोप्लाज्मा कहलाता है। ये साइटोप्लाज्मा किस किस का बना होता है? बेसिकली इसमें बेसिकली थोड़ा सा जल मीन्स H2 होता है, वसा होता है, और क्या होती है? ग्लाइकोजन होता है। इससे ये मिलके बना होता है, ठीक है।